Hello and good morning to all of you, and once again welcome to our 7th class online session. Today I am going to start my chapter number 16 from geography portion. Title is Moisture in the Air. इससे पहले हमने एयर के बारे में पढ़ा था, एयर के मूवमेंट के बारे में पढ़ा था, कैसे हो रहा था. अब हम इसमें मॉइस्चर इन एयर पढ़ेंगे. तो वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड मॉइस्चर. मॉइस्चर का मतलब बता रखा है इसमें. वाटर वेपर का एयर में रहना मॉइस्चर कहलाता है. इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. लोअर लेयर कौन सी थी वो आपको मैंने बताया था पिछली बार. दिस वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर मेनली कम्स थ्रू वेपोरेशन. फ्रॉम लेक्स, रिवर, ओशन एंड अदर वाटर बॉडीज. इवेपोरेशन आप जानते हैं, पानी का वेपर्स में चेंज होना यानी कि धुएं में बदलना. और ये गर्मी के टाइम में आप जानते हैं गर्मी से क्या होता है, पॉन्ड्स, ओशन, ये सारी चीजें जो होती हैं ये इवेपोरेट होती हैं. सम ऑफ इट इज आल्सो सप्लाइड बाय प्लांट्स एंड एनिमल थ्रू ट्रांसपिरेशन. कुछ पार्ट प्लांट्स और एनिमल से भी होते हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से. नेक्स्ट पैराग्राफ में एग्जांपल्स बता रखे हैं इसमें. जैसे एयर में आप प्रेजेंस, वाटर वेपर के प्रेजेंस को समझा सकते हैं. इन्होंने बताया कि टेक सम पीस ऑफ आइस एंड पुट देम इन अ ग्लास टम्बलर, वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड देन टच द आउटर लेयर ऑफ आउटर साइड ऑफ द दैट टम्बलर. इन गिलास के बाहर की लेयर को अगर आप टच करेंगे तो वहां पर आपको ड्रॉपलेट्स दिखेंगी थोड़ी थोड़ी. You will be surprised from where these water droplets have come. आपको सरप्राइज होगा कि वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई हैं. These water droplets have come from the air. हवा से आई हैं. The ice has cooled down the air so much that water vapor in the air has turned into water drops by the process of condensation. कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होता है आपने पहले वाटर साइकिल में पढ़ा था. कंडेंसेशन का मतलब होता है कि जो वेपर्स होती हैं वो दोबारा से ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाए. यानी जो हमने स्टीम में चेंज किया था, भाप में चेंज किया था, वो अगर दोबारा से पानी के अंदर ड्रॉपलेट्स के अंदर चेंज होती हैं तो कंडेंसेशन प्रोसेस होता है. द क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज नॉट सेम ऑल ओवर. इट इज चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. इट इज द मोस्ट वेरिएबल गैस ऑफ द एटमॉस्फेयर. It shows latitudinal as well as seasonal variations. Water vapor in the air is greater over ocean than it is over the land. It is more in summer and rainy season than in winter. It is greater in low latitude than in high latitude. The amount of water vapors in the air decrease with the increasing height. It is not present in the air above 12 km or so. Unlike other gases in the atmosphere, water vapor can transfer into liquid or solid state or vice versa. तो वाटर वेपर्स के वेरिएशंस के बारे में बताया इस पैराग्राफ में. वाटर वेपर्स का जो परसेंटेज है वो हर जगह बराबर नहीं है. सीजन टू सीजन ये डिफरेंस भी होता है और लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग भी होता है. और इसमें समर और रेनी सीजन में ज़्यादा बताया है, ये ज़्यादा आपको वाटर वेपर्स मिलेंगे विंटर की कंपेरेटिव में. और 12 किलोमीटर सब हो जाएंगे तो आपको ये नहीं मिलेंगे. और ये सॉलिड, लिक्विड और सब इनमें चेंज होते रहते हैं, ये प्रोसेस है. नेक्स्ट पैराग्राफ है. ऑल्दो वाटर वेपर्स इज हाईली वेरिएबल एंड फॉर्म्स ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर, yet it is an important constituent of the air and plays as vital role. It plays a significant role in the heating or cooling of the atmosphere. It brings charges in the day-to-day weather. It leads to the formation of cloud, causes rain, snow, hails, fog, frost, and dew, etc., which are useful to all new birds and beasts in a number of ways. तो ये वाटर वेपर्स के वेरिएबल्स के बारे में बता रहे हैं. बार बार चेंज होते हैं, इनका प्रोपोर्शन भी चेंज होता है एटमॉस्फेयर में. और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर. ये एटमॉस्फेयर को कूल डाउन रखते हैं. ये डे बाय डे वेदर के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं. जैसा कि इसमें बता रखा है कि आपको पता है जैसे रेन के फॉर्म में, स्नो, हेल, ये जो जितने भी फॉर्म होते हैं सब ये वाटर वेपर्स के ही फॉर्म है. और ये सारी चीजें किसके लिए यूजफुल है? हमारे लिए, यानी मैन, बर्ड, बीस्ट, इन सब के लिए बहुत यूजफुल है. द एयर इन द मॉइस्चर इन द एयर इज नेवर स्टैटिक.
It goes on changing in state from water to water vapors to solid snow or liquid rain, etc. From ocean, the water evaporate and goes in the sky, and from sky it comes down on the land, and from land it once again goes to the ocean and seas through rivers and streams. The cycle from liquid to gas forms, and from gas form to solid or liquid form is called a water cycle. It involves three processes of evaporation, condensation, precipitation. Let us study these processes involved in the water cycle. तो ये वाटर साइकिल के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया गया है ऊपर. हमने वाटर साइकिल बहुत बार पढ़ी है, साइंस में पढ़ी है और एसएसटी में भी पढ़ी हमने. तो अभी इसमें वाटर साइकिल में क्या होते हैं, तीन प्रोसेस होते हैं, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन. इसको हम आगे पढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवेपोरेशन. व्हेन वी स्प्रेड cloth in the sun, they dry up because the water had turned into water vapors, which is invisible. The process by which water change into water vapor and enter the atmosphere is called evaporation. तो यहाँ पर कपड़ा सुखाने की बात कही गई है. कपड़ा कैसे सूख जाता है, क्योंकि हमारा जो कपड़े के अंदर पानी होता है वो वेपोरेट हो जाता है, स्टीम में चेंज हो जाता है, वेपर्स में चेंज हो जाता है. और यहाँ प्रोसेस बता रखा है कि द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर, वो प्रोसेस जिसमें वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, ये कहलाता है इवेपोरेशन. देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट इवेपोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टाइम एंड एट ऑल टेम्परेचर, बट द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज. तो ये कह रहे हैं कि कोई डाउट नहीं है कि इवेपोरेशन हर समय चलता रहता है, टेम्परेचर हर टेम्परेचर के अलग अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, और ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. क्वेश्चन मिलेगा आपको इसके ऊपर. टेम्परेचर, डिग्री ऑफ ड्राइनेस of the air, movement of the air, ये तीन चार चीजें हैं, इन पे ध्यान देना है. Evaporation is caused by temperature or heat. Hot air can evaporate more water than the cold air. Dry air has greater capacity to absorb water vapor than moist air. Again, the rate of evaporation is more when strong wind blow. On a calm day, it is the lowest. यहाँ पर evaporations के टेम्परेचर और हीट के ऊपर एक्सप्लेन किया गया है. ये फैक्टर है. गर्म हवा जो चलेगी वो ज़्यादा वेपोरेट करेगी ठंडी हवा के कंपैरेटिव में, और जो ड्राई एयर होगी, जो सूखी एयर होगी, उसमें वेपोरेशंस मतलब वाटर वेपर्स कंटेंट करने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं. और हवा तेज चलती है, उससे भी फ़ायदा मिलता है, और लोएस्ट काम डे के टाइम में इवेपोरेशन कम होता है. द वर्ड ह्यूमिडिटी रिफर्स टू द डैम्पनेस और मॉइस्चर इन द एयर. The amount of water vapors present in the air at a given time and at a given temperature is called humidity. तो यहाँ ह्यूमिडिटी का एग्जांपल दिया है, इन्होंने एक्सप्लेन किया डिफाइन करके. द वर्ड ह्यूमिडिटी रिफर्स टू द डैम्पनेस ऑफ मॉइस्चर इन द एयर. वर्ड ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि कितनी मात्रा में एयर में वाटर मॉइस्चर्स है. और आगे एक्सप्लेन किया था, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर एट अ गिवन टाइम, यानी जो टाइम है उस टाइम पर वाटर वेपर्स कितने हैं एयर में और एट टेम्परेचर पे, तो उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं. ह्यूमिडिटी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फ्रॉम डे टू डे बिकॉज इट इज क्लोजली रिलेटेड टू टेम्परेचर. ह्यूमिडिटी प्लेस टू प्लेस और डे टू डे चेंज होता है क्योंकि ये इसका रिलेशन टेम्परेचर से रहता है. The increase in temperature increase the capacity of the air to hold water vapor, while the decrease in the temperature decrease the capacity to hold the water vapor. तो सीधे सीधा सा इसका रिलेशन है टेम्परेचर से. टेम्परेचर बढ़ेगा तो ह्यूमिडिटी की कैपेसिटी बढ़ेगी, और टेम्परेचर डाउन होगा तो ह्यूमिडिटी की कैपेसिटी कम होगी. वी फील अनकंफर्टेबल व्हेन ह्यूमिडिटी टेम्परेचर आर हाई ड्यूरिंग द रेनी डेज ऑफ समर. रेनी डेज ऑफ समर में हमने देखा है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और उस समय हमें अनकंफर्टेबल फील होता है, हम अच्छा फील नहीं करते क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, और उसी की वजह से बाद में बारिश होती है. एज द टेम्परेचर इज हाई वी perspire, but the sweat does not evaporate quickly as the air is moist and humid. As such, we feel hot and sticky. We feel uncomfortable only when we sit under a fan because it helps us in rapid evaporation of sweat. तो यहाँ पर बता रहे हैं वो बारिश के टाइम का सिचुएशन बता रहे हैं कि पानी बस पसीना सूखता नहीं है बहुत ही, क्योंकि हवा में क्या होती है बहुत मॉइस्ट और ह्यूमिड होता है उसके अंदर, और हमको हॉट और स्टिकी फील होता है. हम पंखे के नीचे बैठते हैं तो ही हमें इजी लगता है. डायग्राम देखिए, इसमें तीनों प्रोसेस बता रखा है, प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन.
मोटरसाइकिल का ही प्रोसेस है पूरा। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा कंडेंसेशन। एयर कैन नॉट होल्ड एन indefinite amount of water vapor at a given temperature. There is a certain limit to the quantity of water vapor that can be held by the air. The air is said to be saturated when it contains the maximum water vapors that is capable of retaining at a given temperature. The air is said to be unsaturated when it holds less amount of water vapors than it can retain. Cooling makes unsaturated air saturated, while heating makes saturated air unsaturated. The temperature at which the air is fully saturated is known as the dew point. इसमें हमें मेन चीज ये समझना है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है। जब वाटर वेपर्स बहुत, जिसे क्या हम कह सकते हैं कि एयर की कैपेसिटी पूरी होती है वाटर वेपर से, जैसे हम कह सकते हैं कि अगर जैसे कोई गिलास पूरी पानी से भरी हुई है तो उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड, और वो अगर खाली है तो वो अनसैचुरेटेड। तो हवा में अगर वाटर वेपर्स फुल हैं, 100% उसकी कैपेसिटी है, तो वो सैचुरेटेड है, और अगर उसमें और वाटर वेपर्स आ सकते हैं तो वो अनसैचुरेटेड है। तो ये एक टाइम बता रखा है, एक टेम्परेचर होता है जिस टाइम पे एक वाटर मतलब एयर जो होती है वो सैचुरेटेड होती है, और उससे ड्यू पॉइंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि विंटर सीजन में ओस गिरती है। ओस क्यों गिरती है? क्योंकि जो वाटर के अंदर एयर के अंदर जो होता है वाटर वेपर्स कंटेन करने का, यानी इसको अगर स्टोर करने का वो कैपेसिटी फुल होती है, तो क्या करता है, जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो छोड़ना चालू कर देता है। इस वजह से आप जो ग्रास होती है उस पर आपको छोटी छोटी बूंदें सुबह सुबह दिखने के लिए मिलती है। When the temperature of the saturated air reaches below the dew point, it cannot hold any more water vapor. Then the water vapor begin to change into droplets of water. तो यही वो वापस सिचुएशन वही बताइए कि जब वो होल्ड नहीं कर पाता है तो जो पानी की जो वाटर वेपर्स होते हैं वो धीरे ड्रॉपलेट्स में चेंज होना चालू जाते हैं। इफ द टेम्परेचर स्टिल गोज लोअर, द वाटर वेपर्स चेंज इनटू स्नो, और टेम्परेचर और नीचे जाएगा तो वाटर वेपर्स जो होंगे वो बर्फ में चेंज होना चालू हो जाएंगे। द चेंज ऑफ द वाटर वेपर इनटू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर और स्नो इज called condensation. Thus, the condensation is the process in which the water vapor in the air changes into tiny droplets of water or ice crystals. Condensation takes place more quickly at the higher latitude than at the lower latitude. तो ये सिचुएशन वाइज समझा दी है कि जब एयर और ड्रॉपलेट्स को स्टोर नहीं कर पाती है तो वो धीरे धीरे वाटर वेपर्स को ड्रॉपलेट्स में चेंज कर देती है। तो ये प्रोसेस कहलाता है आपका कंडेंसेशन, और ये ज्यादातर हाई एल्टीट्यूड पे होता है, लोअर लैटिट्यूड पे कम होता है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन। पहला इन्होंने क्लाउड बता रखा है। एज अ मॉइस्ट एयर मूव्स अपवर्ड अ कूल डाउन, जो मॉइस्ट एयर होती है वो ऊपर चढ़ती है और ऊपर ठंडी हो जाती है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एयर रीचेज द ड्यू पॉइंट, द वाटर वेपर्स कंडेंस इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर और आइस क्रिस्टल्स। और ड्यू पॉइंट मैंने बता दिया था, वो सैचुरेटेड पॉइंट जिसमें एयर और मॉइस्चर को कंटेन नहीं कर पाती है, तो धीरे धीरे वो ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती हैं या क्रिस्टलाइज आइस क्रिस्टल्स में चेंज हो जाती है। दीज ड्रॉपलेट्स क्लाइंग टू द डस्ट पार्टिकल एंड हैंग इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स। दे मूव हिदर एंड थितर अलॉन्ग द विंड्स ऑफ द स्काई। क्लाउड्स आर ऑफ ग्रेट वेराइटी डिपेंडिंग ऑन द देयर हाइट। तो ये जो क्रिस्टल्स होते हैं और ड्रॉपलेट्स होते हैं ये डस्ट के साथ चिपक जाते हैं और इधर से उधर घूमते रहते हैं, तो ये क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये डिपेंड करता है क्लाउड्स किस हाइट पे है, और बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉग। फॉग का भी सेम कंडीशन होता है, क्लाउड की तरह ही बनती हैं, लेकिन ये अर्थ के सरफेस के पास में बनती हैं, और ये कहती हैं कि ड्यू पॉइंट से पहले ही अगर वाटर जो होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स अगर वो कूल डाउन हो जाते हैं तो ऐसा सिचुएशन बनता है। और ज़्यादातर ये क्या बनता है कि हॉट करंट और कोल्ड करंट आपस में मिक्स होते हैं, तो ऐसा बनता है। जैसे आप समुद्र में भी कई बार देखते हैं ऐसे फॉग्स बन जाते हैं, और सर्दी के टाइम मिलता ही है आपको, सुबह सुबह देखते हैं आप। नेक्स्ट टॉपिक है ड्यू। At night, everything radiate heat which it had absorbed during the day. Grass, flower, and leaves of trees radiate the heat more quickly than the other things because they are good radiators. They also cool down more quickly than when warm and moist air comes into contact with them.
It moisture condenses into small droplets of water on the grass and other things. These droplets are known as dew. This occurs only on calm, cold and clear night. तो यहाँ पर बता रखा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो रेडिएट करते हैं हीट्स को. आपको पता है सभी जो चीज़ें होती हैं वो किसी न किसी रूप में हीट को रेडिएट करती हैं. प्लांट ज़्यादा करते हैं और इसीलिए आप देखते हैं कि सर्दी के टाइम में ओस गिरती है. ड्यू पॉइंट कहलाता है ये. और ये साफ और ठंडी रातों में ही ऐसा होता है. नेक्स्ट है हमारा फ्रॉस्ट. इफ द ड्यू ड्रॉप्स गेट फ्रोजन ड्यू टू द फॉल इन टेम्परेचर इट इज कॉल्ड अ फ्रॉस्ट. जब ड्यू और ड्रॉप्स जो होती हैं टेम्परेचर के गिरने से और ठंडी हो जाती हैं तो ये फ्रॉस्ट कहलाती हैं. इट हैपन्स व्हेन द ड्यू पॉइंट इज बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट. और ये जब होता है जब ड्यू पॉइंट से और हम टेम्परेचर डाउन हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं. इन ड्यू फॉर्मेशन द ड्यू पॉइंट इज अबव द फ्रीजिंग पॉइंट. और ड्यू पॉइंट में क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट से ड्यू ऊपर होता है. इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन कंपेयर. इनको कंपैरिजन करके देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट है हमारा इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वाटर चेंज इनटू वेपर. ऑन द अदर हैंड कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर चेंजेस इनटू माइन्यूट ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर. तो ये डिफाइन है इसका, हमने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया आपको कि जो वाटर होता है उसका वाटर वेपर में चेंज होना इवेपोरेशन कहलाता है. लेकिन यहाँ पर वाटर वेपर का दोबारा से वाटर में चेंज होना या ड्रॉपलेट्स में चेंज होना कंडेंसेशन कहलाता है. इवेपोरेशन का प्रोसेस ज़्यादा तेज होता है जब हॉट, ड्राई और विंडी वेदर होता है. जबकि इसमें कंडेंसेशन में उल्टा है. जब टेम्परेचर डाउन होगा ड्यू पॉइंट से तो ये सैचुरेटेड एयर ड्रॉपलेट्स में चेंज होगी. वेपोरेशन टेक प्लेस करता है लोअर लैटिट्यूड्स पे जबकि कंडेंसेशन टेक प्लेस करता है हाई लैटिट्यूड पे. और इवेपोरेशन का रिजल्ट ये रहता है कि जो वाटर परसेंटेज होता है अर्थ पर वो डिक्रीज होता है, यानी वेपोरेशन होकर ऊपर उड़ता है पानी. जबकि कंडेंसेशन से पानी का परसेंटेज इंक्रीज होता है. प्रेसिपिटेशन यानी बारिश का होना. It is a process by which condensed water vapor fall on the earth in the form of rain, snow, hails, etc. यानी ये वो प्रोसेस है जिसमें वाटर वेपर्स पानी के रूप में किसी न किसी रूप में नीचे गिरते हैं. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन पढ़ रहे हैं. फर्स्ट रेन. रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ द प्रेसिपिटेशन. सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म क्या है, रेन. और ये रेन कैसे बनती है हमने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, साइंस से पढ़ा आपने, कि जो क्लाउड्स होते हैं वो ऊपर उड़ते हैं और ठंडे हो जाते हैं. और ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वो धीरे धीरे एक दूसरे पे ज्वाइन होती जाती हैं, चिपकती जाती हैं और एक बड़ी ड्रॉप्स बना देती हैं. और जो ये फ्लोट करती रहती हैं एयर में और जैसे ही ये ग्राउंड के आसपास आती हैं तो ये गिरना चालू हो जाती हैं. और इनका जो वेट हो जाता है वो बढ़ जाता है तो ये ऊपर फ्लोट नहीं कर पाती और नीचे गिरना चालू हो जाती हैं. 3 conditions are necessary for the formation of rain drops. There should be evaporation. यानी सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है, इवेपोरेशन होना जरूरी है. देयर शुड बी कंडेंसेशन होना भी जरूरी है. देयर शुड बी डस्ट पार्टिकल इन द एयर, और उस समय डस्ट पार्टिकल भी होना जरूरी है. एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज रेन गेज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल. यानी बारिश को नापने के लिए हम रेन गेज यूज करते हैं. पीछे क्वेश्चन मिलेगा आपको. 3 कंडीशन जरूरी है हमारे लिए. पहली तो है इवेपोरेशन होना जरूरी है, कंडेंसेशन होना जरूरी है और एयर में डस्ट पार्टिकल होना जरूरी है. और बारिश को नापने के लिए हम रेन गेज का यूज करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्नोफॉल. व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एयर रीचेस बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट द वाटर वेपर इन द एयर कंडेंस डायरेक्टली इनटू क्रिस्टल and later on into flakes of snow without passing through the liquid form. When these flakes of snow fall on the ground then snowfall occurs. तो ये स्नोफॉल जैसे सुन रहे हैं उसी से क्लियर हो रहा है कि जब टेम्परेचर बहुत नीचे चले जाता है, फ्रीजिंग यानी फ्रीज होना चालू हो जाता है, तो वाटर वेपर्स क्या करती हैं, कंडेंस होना चालू हो जाती हैं और क्रिस्टल फॉर्म में होना चालू हो जाती हैं. और उसके बाद में ये धीरे धीरे फ्लेक्स ऑफ स्नो बन जाती हैं, यानी जो इसे कहते हैं हम रुई की तरह गिरती है और ये लिक्विड हो नहीं पाती. स्नो विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फॉर्म. देन फ्लेक्स ऑफ स्नो फॉल ऑन द ग्राउंड. इससे धीरे स्नोफॉल होता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेल्स. Sometimes the raindrops may reach a colder region when the temperature is below the freezing point. In that case, the raindrops get frozen, but a strong upward air current through
them back. It may happen more than once until the weight of their frozen drops is more than the upward the thrust of the air, then they fall on the earth in the form of hailstone. They fall more often in the summer than in the winter. Hailstone can cause great damage to standing crops, animal and human beings. हेल का हम हिंदी में कह सकते हैं कि ओले पड़ना. जब फ्रीजिंग पॉइंट जो बहुत ज़्यादा नीचे हो जाता है तो जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो धीरे धीरे फ्रीजन होकर के और बर्फ़ में चेंज हो जाती हैं और ये नीचे गिरती हैं. तो ये क्रॉप्स के लिए भी नुकसान है और एनिमल्स के भी नुकसान है और ह्यूमन बीइंग के लिए भी नुकसान है. नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ रेनफॉल, और इसके स्टार्टिंग पैराग्राफ में रेनफॉल के बारे में बता रखा है. जैसे हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जो वाटर वेपर्स होते हैं ऊपर जाके कूल होते हैं और ड्यू पॉइंट पे कंडेंसेशन होते हैं, उसके बाद में ये इसका रिजल्ट रेनफॉल होता है. मेनली इसको 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं: रिलीफ रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल. फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं रिलीफ रेनफॉल. रिलीफ रेनफॉल क्या होता है? रिलीफ से रेनफॉल होना एक सिंपल चीज है. जैसे कि क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है और वो धीरे धीरे उसके बीच में कोई पहाड़ आ जाए तो उससे वो टकरा कर जो बारिश होती है वो रिलीफ रेनफॉल कहलाता है. इसमें इन्होंने एग्जाम्पल दिया आपको वेस्टर्न घाट का, हिमालयंस रिलीफ का एग्जाम्पल दिया है, और ये कह रहे हैं कि माउंटेन के जिस साइड पे क्लाउड्स टकराते हैं वहां तो बारिश अच्छी होती है, और उसके बाद में जब क्लाउड्स ऊपर से निकल जाते हैं दूसरी साइड में, लीवर्ड साइड में, तो वहां पर बारिश कम होती है. क्योंकि सीधा सा इसमें फैक्टर है कि जब क्लाउड्स में पानी था तो उन्होंने उस तरफ बारिश कर दी और नेक्स्ट साइड में बारिश नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके अंदर पानी नहीं होता है. तो इस तरह का उन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, समझा रखा है, और उसे हम रेन शेडो एरिया कहते हैं. ये आपको इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा. देखिए अब यहाँ सी से क्लाउड फॉर्मेशन हुआ और ये माउंटेन पे इन्होंने बारिश करी और दूसरी साइड में जब निकलेंगी तो ये ड्राई हो जाएंगी. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विंडवर्ड साइड एंड लीवर्ड साइड का कंपैरिजन कर रहे हैं. इसको मैं डायग्राम्स थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको. ये वाली साइड आपकी विंडवर्ड साइड है और ये वाली साइड जो लीवर्ड साइड है. विंडवर्ड साइड जहां पर फेस कर रहा है माउंटेन वास्ट क्लाउड को, और ये वाली साइड जहां पर ड्राई एयर चल रही है. सेकंड पॉइंट में ये बता रखा है कि जो रेन बेयरिंग विंड्स होती हैं वो धीरे धीरे माउंटेन के अपवर्ड साइड में चलती हैं, ऊपर चढ़ती हैं और ठंडी हो जाती हैं और इससे बारिश हो जाती है. और दूसरी साइड में ये हवाएं ड्राई हो जाती हैं और बिना बारिश के ही निकल जाती हैं क्योंकि इसमें वाटर वेपर्स ही नहीं होते. दूसरा थर्ड पॉइंट ये बता रहा है कि विंडवर्ड साइड में क्या होता है, एयर एसेंड्स होती हैं और बिकम कूल हो जाती हैं. एसेंड होती है उनमें बारिश मतलब वाटर वेपर्स होते हैं, ऊपर जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं. दूसरी साइड में कह रहे हैं लीवर्ड साइड में ये डिसेंड होती हैं, नीचे की तरफ उतरती हैं क्योंकि हल्की होती हैं और इस वजह से ये वार्म होती हैं, गर्म होती हैं. वेस्टर्न स्लोप्स का बता रखा है कि वेस्टर्न घाट्स में ज़्यादा बारिश होती है क्योंकि ये विंडवर्ड साइड में है, और ईस्टर्न स्लोप्स क्या होगा इसमें बारिश कम होती है क्योंकि ये लीवर्ड साइड्स में. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कन्वेक्शनल रेनफॉल, और ये ज़्यादातर इक्वेटल रीजन्स में होती हैं. और यहाँ पर कह रहे हैं कि इक्वेटर पे क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है और जब एयर मॉइस्ट एयर ऊपर उड़ती है तो इसमें कन्वेक्शनल एयर करंट्स डेवलप हो जाते हैं, और अपर लेयर में जाने पर क्या होता है, एटमॉस्फेयर कूल डाउन हो जाता है. मॉइस्चर लाइडर एयर गेट कूल डाउन इन द अपर रीजन एंड कंडेंस टेक प्लेस, और वहां पर कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. इससे वहां पर हैवी रेन होना चालू हो जाता है और लाइटनिंग के साथ में थंडर यानी बिजली चमकती है और बारिश होना चालू हो जाती है. तो दी रेन कॉजेज बाय द राइजिंग करंट ऑफ एयर इज नोन एज कन्वेक्शनल करंट. कन्वेक्शनल करंट से जो बारिश हो रही है उसका डायग्राम है, ये देख सकते हैं आप. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइक्लोनिक रेनफॉल, और इस साइक्लोनिक रेनफॉल का मतलब होता है कि हवाएं चारों तरफ से चलती हैं. रश टूवर्ड्स द लो प्रेशर इन द सेंटर, इसके सेंटर में लो प्रेशर बनता है. कॉन्सिक्वेंटली देयर इज अ सर्कुलर मोशन, एक तरह से ये सर्कुलर मोशन होता है और हवाएं सेंटर की तरफ सेंटर से ऊपर की तरफ उठती हैं. दिस राइजिंग एयर कूल्स डाउन, कंडेंस एंड ब्रिंग रेन. ये जो राइजिंग एयर होती है ठंडी होती है, कंडेंस होती है और हवा बारिश करती है. दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज कॉल्ड साइक्लोनिक रेनफॉल. इस टाइप की रेनफॉल को हम साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं. इट इज कॉमन इन टेम्परेट जोन, ये कॉमन है टेम्परेट जोन में, वेयर द एयर फॉर्म द पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, वहां पर एयर पोलर हाई प्रेशर बेल्ट बनाती है. मीट्स द एयर फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और वहां पर
मिलती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से। नीचे डायग्राम देख सकते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। द वाटर स्टोर्ड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। वाटर स्टोर होता है सरफेस के नीचे, वो अंडरग्राउंड वाटर कहलाता है। तो ये भी बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपने देखा है बारिश का पानी आता है और वो धीरे धीरे रिसता हुआ जमीन के अंदर जाता है और उसको स्टोरेज हो जाता है, तो इसे अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं और ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि जब सरफेस का पानी सूख जाता है तो हमें अंडरग्राउंड वाटर को यूज करना पड़ता है और हम वेल खोल करके उसको निकाल सकते हैं पीने के लिए और दूसरे कामों में ले सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ वेल एंड ट्यूबवेल्स वी कैन इरिगेट हिज फील्ड, ग्रो क्रॉप्स एंड ट्रीज। और कुएं से आप देखते ही हैं गाँव में कि खेती करते हैं लोग, पानी सिंचाई करते हैं खेती की। यूजेस बता रहे हैं, बहुत सिंपल है। इंडस्ट्रीज में यूज कर रहे हैं, स्टील, पेपर, क्लोथ, डाइंग इंडस्ट्री में। अंडरग्राउंड वाटर इज नॉट सब्जेक्ट टू द इवेपोरेशन, सो इट कैन बी एक्यूमुलेट एंड यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अंडरग्राउंड वाटर का इवेपोरेशन कम होता है, इसलिए इसे लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। अंडरग्राउंड वाटर सस्टेन द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन ऑन द लैंड एंड गिव लाइफ टू द डीप रूटेड ट्रीज। अंडरग्राउंड वाटर से वेजिटेशंस को हेल्प मिलती है, वो जड़ों से पानी पीते हैं और वो अपने आप को ग्रो करते हैं। So students, I am going to wind up this video. I hope you all like this video and you can understand the topics. And if you have any kind of problem, just write down in my comment section. I will try to solve it. Stay happy and safe. God bless you and bye.